जी कल हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया था और उसके बाद ये 9 ही क्वेश्चन है। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक नॉर्मली एग्जाम में मैंने नहीं उसका क्वेश्चन कभी कभी रेयर ही कहीं कभी आया हो, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो वो हम करेंगे और टॉपिक बहुत इजी है, तो लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट हम उसको करते हैं। चलें आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं यहां से। व्हाट्स दैट? अच्छा, आप भी क्या है, शो दैट इसके 3 पार्ट हैं कि हमने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सीक स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये प्रूफ करना है हमने ना इसको साथ। तो चलें आप देखते हैं। सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। अब लकीली दोनों कॉस स्क्वायर एलसीएम है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करें, इसको अगर देखें आप यहां से 1 प्लस साइन एक्स, आप हमारे चूंकि डिनोमिनेटर में इसको ये हमने लेकर आना है, तो इसको कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और आगे इसको फिर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास है। ठीक है, तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपने ये स्टेप कैसे किया, उसको बताना है आपने कि आपने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, ये वाली आइडेंटिटी आपने अप्लाई की, साथ आपने उसको बताना है, मेंशन करना है। अच्छा, अब इससे में क्या एडवांटेज हो जाएगा कि ये वाला इससे कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एंड नाउ वी हैव राइट हैंड साइड। नाउ वी हैव राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वे वी हैव प्रूव द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया। तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बस इजी था, लेकिन बहरहाल हो गया। आगे जो है ना वो क्वेश्चन आगे मेरे ख्याल में आप कर लेंगे, वो करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें बस ये एक ही पार्ट लगा था कि शायद थोड़ा ट्रिकी सा, लेकिन कोई इसमें कोई नीचे ट्रिक वगैरह कोई नहीं थी, डन। तो बाकी पार्ट ए भी आप इसको नोट कर लें और घर में ट्राई करें, आई थिंक हो जाएगा आपसे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। सर बी वाला पार्ट कर दे, सी में कर देंगे। चलो बी कर लेते हैं जी। अच्छा, शो करना है कि हमारे पास ये फंक्शन है सीकन एक्स, तो आपने डिफरेंशिएट करना है इसको ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सीकन जो है ना उसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव द फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूला ऑफ सीकन का ना हमारे पास नहीं है एक्चुअल में। ये जो है ना ये इसका फार्मूला ही है, लेकिन अब अगर इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, हम ग्रेजुएशन में करते थे ना कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, उसके अंदर ये सीकन आ जाता है, तो फिर हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर देते थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये खुद ही ऐसा क्वेश्चन आ गया है और इसके चलो इसका अगर एक नंबर भी है या 2 नंबर भी है, तो हमने फिर इस डिटेल के साथ करना है इसको। ठीक, आप डिटेल के साथ कैसे करेंगे, सीकन का तो फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसको हम फिर यूं लिखेंगे कि भाई सीकन जो है वो बेसिकली 1 अपॉन कॉज होता है। अब इसको करने के 2 मेथड हैं, लेकिन मैं उससे करूंगा u ओवर v, डिवीजन मेथड।
तो u ओवर v क्या होता है, इसको अगर हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करें, v u का डेरिवेटिव पहले आएगा, ये बात याद रखनी है। अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपके आंसर में साइन का डिफरेंस आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने सब हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो u का डेरिवेटिव पहले लिया जाता है। u ऊपर है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस u1 है एज इट इज, v का cos का होता है माइनस साइन x, cos का डिफरेंट डेरिवेटिव माइनस साइन है, और नीचे cos स्क्वायर है। अब माइनस माइनस प्लस, साइन x इधर हो जाएगा। cos स्क्वायर को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दो फैक्टर्स में करते हैं इसको, ये कर दिया तो पहला वाला बनेगा टेंजेंट x और दूसरा बन जाएगा सीकेंट x। और आपकी मर्जी है, इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, सीकेंट x पहले लिख दें, टेंजेंट को बाद लिख दें, वट एवर यू लाइक। तो ये लीजिए, हमारे पास ये भी होगा, शो करते, ठीक है। Yes sir, thank you so much. तो ये जो नहीं जी हमने कवर कर लिया। एक क्वेश्चन कल, एक पार्ट था कल, हमें पता नहीं, हमें वो समटाइम ना बड़ा जल्दी में होता है तो परेशान हो जाता है भाई इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात है। तो जो आप जब रिलैक्स होकर देखते हैं तो पता चलता है इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वो कहाँ चला था? वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3? ये ना, इसका एफ पार्ट हम कल बात कर रहे थे, एफ पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है जी सर। ये मैंने किया, इजी था, पता नहीं वो थोड़ा सा एक्चुअल में ये कोई ऐसी चीज नहीं दे सकते ना कि जो कि हमने पहले ना की हुई है। तो क्वेश्चन में अगर कोई वो क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट डालेगा तो वो ऐसा ही ट्विस्ट डालेगा कि जिसकी वर्किंग उससे मैच करेगी जो हमने काम पहले किया है। तो ये क्या चीज है, इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। ये 5 पीछे आ जाएगा और 1 ओवर, अब ये है ना 1 प्लस, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको वो ना वो आना चाहिए ना, 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई आपको? डिनोमिनेटर के हैं जी बेटा, सर ये ब्रेक करके समझा दें। देखे ना, मैं बताऊं वो क्या चीज है वो, इफ यू रिमेम्बर कैसा था वो, cos 2 ना, मैं इसको लिख देता हूं, cos, इसकी दो फॉर्म्स है ना, एक है कि 2 cos 2x माइनस 1, पता नहीं मुझे, मैं भी भूल जाता हूं ना, और एक फॉर्म है 1 माइनस 2 साइन, नहीं 2 नहीं है, स्क्वायर है इनके ऊपर, स्क्वायर 2 ये स्क्वायर और ये साइन। कुछ याद है ये आपको? है दोनों याद है? cos 2x की जी फॉर्म सर, ये तो डबल एंगल आइडेंटिटी जी, आप थोड़ा सा इसको ख्याल रखना है आपने। अच्छा अब आप देखें यहां से बेटा, अब इधर cos 2 है ना, अब मैं cos 2x सब्जेक्ट है, लेकिन अगर cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना हो और sin स्क्वायर को बनाना हो, देखिए मैं पे cos स्क्वायर को बना रहा हूं। cos, देखिए आप cos स्क्वायर को बना दें या 2 cos स्क्वायर बना दें, दोनों आपको याद होने चाहिए। मैं 2 cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूं, क्या बनेगा? cos 2x प्लस 1, यही बनेगा बेटा, है ना? ये आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक है। यस सर। ये अगर आपको याद ना, देखिए इसके साथ 2 भी लगाया हुआ है, अगर आप 2 नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो 2 उस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों शेप आपने याद रखनी है, ये यस सर। यानी कि दोनों शेप कौन सी, ये वाली भी याद रखनी है, ये भी रखनी है। अगर 2 लगा हुआ होगा तो फिर आपने तो डिवाइड 2 से नहीं करना, अगर 2 नहीं लगा हुआ, अगर आप नहीं लगाएंगे 2 तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो ना अगर आपको दोनों याद होगी ना, तो फिर अगर आप विदाउट 2 करने वाली करेंगी तो जरा फ्रैक्शंस नहीं आ जाएंगी, फ्रैक्शन को हम अवॉइड कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। यस सर, यस। अब आप देखिए ना, इसके अंदर 2 आ गया ना, ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें 2 आ गया ना, है ना। तो इसलिए मैं इस वाले को प्रेफर करूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अगर आप उस सबसे नीचे वाले को लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन आएगी तो
उसको हैंडल करने में एक आध स्टेप एडिशनल हो जाएगा। इसलिए ना हम स्टेप्स को अवॉइड करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेप को अवॉइड करने के लिए हम वो वाली फॉर्म यूज करते हैं जिससे जरा स्टेप्स कम आ जाए और वर्किंग भी पूरी होनी चाहिए, वर्किंग भी उसमें ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने ये कोई ऐसा नहीं करना कि भाई मैंने स्टेप को सेव किया तो स्टेप ड्रॉप नहीं करना आपने। चलो तो चले अब ये मैंने ये शेप में आ गए तो 5। अब ये क्योंकि स्क्वायर का कॉस के ऊपर स्क्वायर आ जाए ना, उसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है ना। ये अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन पॉइंट यही था कि भाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर हम उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी ठीक है सॉरी, नहीं अब इसको सॉरी देखिए वो मैंने मिस्टेक कर दी। इसको वापस कन्वर्ट करूंगा तो फिर दोबारा क्वेश्चन पे आ जाऊंगा ना बेटा, है ना। दोबारा वो नहीं कन्वर्ट दोबारा नहीं करवाना, लेकिन मैंने ये आपको बताना था कि वो चीज इसमें कैसे आई है, इसलिए मैंने यानी कि ये शेप इसमें कैसे आ गई है, तो ये बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया कि इसकी ये कैसे आ गया 2 cos स्क्वायर। चल आप चलते हैं, आप उसको तो वापस तो नहीं करेंगे कि मतलब कल हमें परेशानी क्या हुई थी, कल यही परेशानी हुई थी कि भाई उसको जब मैंने इसमें कन्वर्ट स्क्वायर में आ गया और स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो चूंकि कल जल्दी में थे तो जल्दी में जो होता बंदा थोड़ा सा पजल हो जाता कभी कभार, तो वो उस पजलनेस में हमने कहा ये क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा हमें सोचना चाहिए था। तो अब इसको यूं करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, ये अगर इसको वापस कन्वर्ट करेंगे ये तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर जरा सोचा हमने, थिंक ओवर दिस, तो हमने कहा ट्राई करके देखते हैं कि 1 cos स्क्वायर जो होता है वो सीकंड स्क्वायर होता है, और सीकंड स्क्वायर का तो फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास। आई बात समझ में, ठीक है। सर तो डबल एंगल किधर गया, जो आगे भी था? नहीं देखिए ना, ये चीज, ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये डबल एंगल की वजह से cos स्क्वायर में आ गया ना, ठीक है। डिनोमिनेटर इसमें आ गया, मेरी बात समझ आ रही है जी सर लेकिन वो तो 2 cos स्क्वायर 2x है ना, तो दोनों 2 है, वो दोनों आ जाएंगे। नहीं, कहां पर, किसकी बात कर रही हैं आप, देखिए ना ये डिनोमिनेटर की बात कर रही हूं। ये देखिए ना, ये जो डिनोमिनेटर है 1 + cos 4x, एक्चुअल में cos 4x का इंटीग्रेशन उसकी होती है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना, 1 प्लस के साथ आ गया, अब वो उस 1 + cos 4x की इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया कि उसको डबल एंगल का जो फार्मूला था cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमें वहां टेंशन हमें ये हो गई थी कि भाई cos स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन होती नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा पॉज लिया कि भाई अगर नहीं होती है तो फिर उसको इस शेप में ला, फिर और कोई शेप अवेलेबल नहीं है, तो हमने कहा यूं 1 cos स्क्वायर जो होता है वो सीकंड स्क्वायर होता है। तो उधर से हमें पता चला कि ये जो स्क्वायर है ये सीकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और सीकंड स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ आ गई आपको? जी सर। तो ये बस इसका वो जो परेशानी थी ना, cos स्क्वायर का नहीं होता, लेकिन वो चूंकि सीकंड स्क्वायर में हो गया, और सीकंड का तो होता है, तो सीकंड का क्या होता है, टेंजेंट होता है। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 है, जो डबल एंगल 2x है, हाँ फिर ये कहाँ, ये भी डिनोमिनेटर में चले गए 5/2। हाँ नहीं ये इधर 2 भी तो आएगा ना, इधर 2 भी आएगा, ठीक है। जी सर, ये कंफ्यूजन। हाँ सॉरी मैं भूल गया। अच्छा, उसको 2 आएगा तो, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे टेंजेंट 2x, इसका भी 2 नीचे आएगा, ठीक है। ओके, वो भी 2 नीचे आएगा, वो मैं सिर्फ स्किप ही कर दिया। और अब इसकी जो है ना वो क्या है, 0 से π/6 है, तो अब ये हो जाएगा 5/4, π/6 पुट करेंगे तो π/3 हो जाता है, π/3 60 है, टेंजेंट 60 √3 है, तो और टेंजेंट 0 0 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये थोड़ा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल में एग्जाम में, अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चा थोड़ा सा शायद थोड़ा सा इसको
थोड़ा सा चैलेंजिंग कह सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो चलें, ये हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। ट्रिग्नोमेट्री की जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने वी हैव डिस्कस्ड ऑल। अब आपके जो क्वेरीज है वो क्या थे, कौन से क्वेश्चन आप कह रही थी आप? सर एक तो समझ आ गया, एक सेकंड में दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सर इसको ये जब मैं सॉल्व करी थी उस वक्त तो मुझे नहीं आइडिया आ रहा था, लेकिन ये अभी क्या? ये साइन कॉस और साइन की इंटीग्रेशन समझ आई थी। नहीं, ये देखिए ना, उसने क्या बोला, उसने इसको मैं एक्सप्लेन कर, आप दोबारा ट्राई करें, ठीक है? देखें, उसने कहा कि इसको डिफरेंशिएट करें। किसको डिफरेंशिएट करें? cos x ओवर sin x को, ठीक है? आगे कह रहा है फिर ये शो करें, इसको शो करें कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ना, कॉट क्या होता है? कॉट यही होता है ना, cos और sin ही होता है ना, ठीक है? मेरी बात समझ आई कि है? जी सर। तो इसका नहीं, एक सेकंड सर, रिपीट सर। कॉट जो होता है ना, कॉट होता है वो cos और sin होता है ना। तो इस कॉट का जो डिफरेंशिएशन होगी वो ये इसकी सेम होगी ना, दोनों की सेम हो जाएगी। ये जी सर, जी सर। तो वो बेसिकली कॉट की करनी है। कॉट का फार्मूला हमारे पास नहीं है, कॉट की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो उसको करने का तरीका क्या है? cos और sin में करें, उसको फिर u ओवर v का फार्मूला लगा लें, ठीक है? मेरी बात समझ आई? जी ये सर, ये वाली हाँ, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। बेसिकली कॉट का भी फार्मूला ना, ये कॉट का ये फार्मूला है, ये जो आंसर है ये इसका फार्मूला है। लेकिन वो चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व करके बताइए आया कैसे। कि कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकन होती है, कॉट की माइनस कोसिकन होती है और टेंजेंट की प्लस सीकन स्क्वायर होती है, ठीक है? इसी तरीके से आप टेंजेंट को भी बता सकती हैं कि उसका फार्मूला सीकन स्क्वायर कैसे आया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। वो जो आपको मैंने आपसे कहा था ना कि हम उसको बताएं, इसको डिस्कस करेंगे कि भाई वो कहता है कि भाई टेंजेंट का जो इंटीग्रेशन है वो सीकन स्क्वायर है। तो ये तो हमने फार्मूला ये याद किया, फार्मूला में हमने याद किया था इसको। लेकिन ये आया कैसे है? कभी अगर वो कह दे इसको बताएं, उस मतलब स्पेशल क्वेश्चन पुट कर दे भाई इसको इंटीग्रेट करके बताएं, तो फिर आपने डायरेक्ट सीकन स्क्वायर नहीं लिख देना, ठीक है? कि भाई ये तो उसने फार्मूला पूछा है, इसका तो आंसर डायरेक्ट ही है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? जी सर। अगर क्वेश्चन के अंदर ये यूज हो रहा है ना, मतलब क्वेश्चन एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 एक नंबर क्वेश्चन, 2-3 नंबर क्वेश्चन उसके अंदर है, तो आप टेंजेंट की इंटीग्रेशन को डायरेक्ट सीकन लगा सकती हैं। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पुट कर देता है, जैसे इसने अभी कॉट का पुट किया, तो इसको यूं करके बताएं कि भाई टेंजेंट जो होता है वो साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है? तो इसको ना फिर इसी तरीके से ना, क्योंकि अब ये डिवीजन वाला जो है ना, डिवीजन वाली इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें पहले कि भाई टेंजेंट जो होता है वो क्या होएगा? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो u ओवर v, तो u v एज इट इज, u का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x और माइनस v u एज इट इज, v का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर v स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर। ऊपर बनेगा वो ऊपर आइडेंटिटी की 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा विच इज सीकन स्क्वायर। आई समझ में कि इसका डेरिवेटिव क्यों होता है सीकन स्क्वायर? समझ आ गया आपको? जी सर, समझ आ गई। तो बस इस तरह से ना उसने ये इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, तो यूं इन दिस वे वी हैव सर तो ये cos ओवर sin यही चीज है ना, इसी का cos और sin भी वही चीज है बेसिकली। वो कह रहा है कॉट का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है, ठीक है? कॉट के डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है?
वो माइनस कोसेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहां पर वो कहता है आप मुझे प्रूफ करके बताएं कि माइनस कोसेकंड कैसे आता है। इसी तरीके से वो ये भी पूछ सकता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर कैसे आता है। वो जो अभी हमने करके देख लिया। बात समझ में आ गई बेटा को? नहीं जी, और कौन सा क्वेश्चन है? जी सर। विच वन? और कौन सी क्वेरी आपकी? और मैं बाद में टेस्ट करूंगी। चलें और करें। आई डोंट थिंक सो ये डिफिकल्ट है, आपसे हो जाएंगे आपसे। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अच्छा मैंने पास पेपर क्वेश्चन आज आपको सेंड किए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो उसको देखें। मुझे उस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो हमने अभी तक ना की हो, हमने सारे कर लिए। उसमें एक क्वेश्चन पे मैंने वो स्टार लगाया हुआ, वो पहले कर लीजिएगा, वो भी डिफिकल्ट नहीं है। एक पे टिक लगाया, वो भी पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, दिल करे तो कर लें, वरना मैंने आपको भेज दी, ठीक है। तो जो पास पेपर का पोर्शन है, पास पेपर का जो पोर्शन है वो भी हमने कवर कर लिया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है, ये इसमें से क्वेश्चन पेपर में पता नहीं कभी आया भी है कि नहीं, बहुत को रेयर केस में कभी अभी तक मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है वो हम करते हैं, और बड़ा अच्छा टॉपिक है नॉलेज के लिहाज से, तो वो आप करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक है, मैं इसको पहले ओपन करता हूं, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। जी, तो ये हमारा ना, आज हम इसको स्टार्ट करें, ट्रेपेजियम रूल क्या होता है, ठीक है। और क्वेश्चंस के कल करेंगे हम, तो कल ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा ये भी एंड हो जाएगा। और इसके साथ हमारी जो फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन की जो फंडामेंटल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फंडामेंटल्स कंप्लीट होने का मीनिंग ये है कि आपने इंटीग्रेशन का जो मेन जो कंसेप्ट है वो समझ लिया। अब आगे अगर ये दोबारा भी आती है तो उसमें वो उसके मेथड में जो थोड़ी बहुत चेंज आएगी ना, वो चेंज थोड़ी सी बस अंडरस्टैंड करनी है। इंटीग्रेशन में कोई नई बात और नहीं आएगी, वो आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। यहां पर आगे इंटीग्रेशन के अंदर वो पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आएगा कि अगर फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे हमने क्वेश्चन किया फ्रैक्शन कि उसमें हमने कभी कभार हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है। इस तरीके से कुछ और रूल्स भी हैं जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, और वो बहुत इजी टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन का, और उसका लिंक हमने उसमें जो मिलती जुलती बातें उन्होंने पहले भी की हुई है, तो वो इतना टाइम लगाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन हमने कवर कर ली है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़े बहुत मेथड में चेंजेस आएंगे, वो माइनर्स वो बाद में आएंगे। तो ये जो ट्रेपेजियम रूल है, बेसिकली ये क्या चीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, ये कहां से आ गया। और बेसिकली हमने जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो इंटीग्रेशन है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं आइटरेटिव इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो मैथ है ना, उसको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक मैथ है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो क्या करती है, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो अलजबरा से सॉल्व नहीं हो सकते, या हो सकते हैं तो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। एक तो वो वाले क्वेश्चन फिर हम हैंडल करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। इसी तरीके से वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अलजबरा से सॉल्व होते ही नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन भी फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ले जाते हैं। तो इस तरह पर न्यूमेरिकल एनालिसिस एक अलग से एक हमारी बुक, एक कोर्स है, उसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो उसमें फिर एक चैप्टर वो भी है कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड में। तो इंटीग्रेशन को के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। जो सबसे सिंपल है, जो बेसिक है, जिसे कंसेप्ट समझ में आता है, उसको हम ट्रेपेजियम रूल कहते हैं। ये बिल्कुल वही मेथड है कि जब हमने कहा, अगर आपको पता हो, हमने एएस में डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन क्या होती है, इट इज एरिया अंडर द कर्व। तो हम क्या करते हैं, तो उस एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? जी सर, याद है वो एक्चुअल में ये जो अलजबरा होता है और ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। जो अंडरनीथ कॉन्सेप्ट होता है ना, उनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये दोनों मेथड ना।
अलजबरा हुई है। लेकिन फिर बाद में अलजबरा में नए नए रूल्स डिफाइन हुए हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, उन्होंने कहा छोड़े कंसेप्ट को, इन नए रूल से करें। आप क्या करें, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो एक कंसेप्चुअल मेथड है, अगर आप उससे करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो हमने फिर एक नया मेथड निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, वो उससे बड़ा क्विक हो जाता है। तो ये जो ना इसमें जो ट्रेपेजियम रूल है वो क्या करता है, वो ये करता है कि जो कर्व के नीचे जो एरिया है उसको रेक्टेंगल्स में ट्रिपेजियम्स में डिवाइड कर देता है। ट्रिपेजियम्स में डिवाइड कर डिफरेंट ट्रिपेजियम बनाता है, और हर ट्रिपेजियम का एरिया निकाल के सबको एड अप कर देता है। तो एड अप करने से जो टोटल एरिया होगा तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि अब अगर आप देखें यहां से, कि अगर आप इसको देखें कि मैं आपको एक दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आज कहीं क्वेश्चन है मेरे पास। सर मतलब अगर क्वेश्चन एक से ज्यादा कर दूं तब यूज होगा? नहीं नहीं, जो अभी सिंगल कर्व के ऊपर, सिंगल कर्व पे जो जैसे जैसे हमने सिंपल इंटीग्रेशन क्वेश्चन की है ना, ठीक है, तो कर्व कर्व वैसे ही होगी, लेकिन इस कर्व का जो फंक्शन होएगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होएगा, वो सिंपल सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हैंडल नहीं हो सकेगा। मेरी बात ठीक है, समझ आ रही बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी सर, आप चाहें तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड को भी इस मेथड से कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग जो होते हैं ना एडवांस वाले, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो कहते हैं यार कंप्यूटर पे लगा दो, इसको डालो, इस ट्रिपेजियम रूल से करो भाई, इसको भी तो सिंपल क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो उसको भी एक आध क्वेश्चन का देखेंगे भाई ट्रिपेजियम से करें तो बेसिकली इसमें जो आंसर आता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कहेंगे जी कि जब ये है तो क्यों नहीं यूज करते अलजेब्रा? अलजेब्रा जो है ना वो एक्यूरेट आंसर निकालता है। अलजेब्रा का आंसर 100% एक्यूरेट होता है, ऑलमोस्ट 100% होता है। इसका आंसर ना अप्रोक्सीमेट होता है, होता बड़ा क्लोज है, लेकिन कुछ डेसिमल तक एक्यूरेट होता है। उसके बाद फिर ये डेसिमल इसके आंसर में और एग्जैक्ट आंसर में हम कह सकते हैं राउंडिंग एरर आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, जाहिर है वो जब हम ट्रेपेजियम उसको कंसीडर करेंगे तो वहां जी आप देखिए ना, ये इसमें अगर ग्राफ ले लें तो ग्राफ यूं भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको ट्रेपेजियम में इसको मैं अगर इसका मैं एक ही अगर मैं इसका एक ट्रेपेजियम बनाऊं, सिंगल बनाऊं, आप हम ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन अभी एक अगर आप एक लेंगे तो देखिए ट्रेपेजियम में ये वाला एरिया फालतू आ जाएगा ना, एडिशनल एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ना अगर ये जो कर्व है, इस अगर कर्व इस तरह की है, जैसे ये यूं नीचे बेंड हुई, इसका माउथ ऊपर को ओपन हुआ हुआ है, तो अगर माउथ ऊपर ओपन हुआ हुआ है, यू शेप वाली है, तो उसमें आपका जो एरिया आएगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि ओवर एस्टिमेट हो जाएगा एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर 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 कर्व इस तरह की है, तो अगर आप इसमें ट्रेपेजियम अंडर एस्टिमेट, देखिए उसमें क्यों अंडर, अब अगर इसकी मैं इसको दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दूं, अगर दो बना दूं, तो ये जो ऊपर वाला एरिया, ये जो यहां मैं कलर कर रहा हूं, ये रह जाएगा, ये उसके अंदर नहीं आएगा, तो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका सोल्यूशन जो है ना, उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कहा आप इसको देखिए ना, अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इसको यूं नोट करें, अगर इसको मैं एक ही ट्रेपेजियम में डिवाइड करूं, जो ऊपर लेते हैं, इसको लेते हैं, अगर मैं एक ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दूं तो इतना एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर मैं दो में डिवाइड कर दूं, इसके दो ट्रेपेजियम बना दूं, बिल्कुल एक जिनकी विड्थ इक्वल है, आप देखिए मैं अगर इनको ज्वाइन करूं, आप जो एक्स्ट्रा एरिया वो रिड्यूस नहीं हो गया है ना? रिड्यूस हो गया ना? जी सर, आप देखें, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं, देखें ना, लेकिन काफी रिड्यूस हो गया। देखें ये वाला इतना एरिया निकल गया बीच में से बाहर, है ना? जी इतना है। तो अगर मैं, इसका मतलब है अगर मैं अपनी नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स को इंक्रीज कर दूं तो मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब ये जो चीज है ना, इसने ये पहले तो हमें बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी कि एक्यूरेसी हमारी डिस्टर्ब हो रही थी, और पता नहीं बात दुरुस्त है गलत है कि जब अमेरिका ने ना हिट किया था ना उसको लिबिया में, कर्नल कजाफी को उन्होंने मारना था उन्होंने ना उसको, तो वो चूंकि उस जो एरोप्लेन में कंप्यूटर था, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर वो काम कर रहा था, तो उसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो उसने जो मिसाइल हिट किया वो एक्यूरेट उसने हिट नहीं किया। तो अब मुझे नहीं पता ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि एक्यूरेट आंसर थोड़ी सी एक्यूरेसी में डिफरेंस की वजह से उसने हिट सही जगह, प्रॉपर जगह हिट नहीं किया। लेकिन
अब क्या है, अब ये एक्यूरेट हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास लेटेस्ट कंप्यूटर आ गए हैं, इतने पावरफुल कंप्यूटर हैं कि वो उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज है, वो कहते हैं आप ना इसको इसको इसमें ट्रिपिजियम, मिलियन ट्रिपिजियम बना लें, हम कैलकुलेट करके दे देंगे। तो डोंट वरी, जब इतनी ज्यादा ट्रिपिजिम्स आ जाएंगी तो आंसर पता नहीं 5-6 पर कितने डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, सेंस भी बन रही है ना, सेंस क्योंकि तो छोटे ट्रिपिजियम है। एग्जैक्टली, तो कहने का मतलब है कि आप जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, उसके आंसर भी बड़े एक्यूरेट आते हैं। तो इसलिए आप इसकी वजह से ना, कंप्यूटर साइंस की वजह से हमारे जो आजकल ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है, इसने ना तभी इसने ना जोर पकड़ लिया है, इसका बूम आ गया, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है ना हमारे वो बड़े पावरफुल हो गए। तो ये था कंसेप्ट हमारा इसका ट्रिपिज्म का, वो जो ट्रिपिज्म रूल का, कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया। तो कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर एक फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला पर जब वो पैटर्न हमें समझ में आ जाएगा और वो फार्मूला भी समझ में आ जाएगा, फिर आगे उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और उस फार्मूला की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा, हम सॉल्व कर देंगे। और वो फार्मूला कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग ग्रेड 7-8 के बच्चे क्या करते हैं, टेबल फिल करते हैं, उठा के उसको वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में और आंसर आ जाता है। बस ये वाला ऐसा काम होगा। फार्मूला इतना इजी है, वो हमें समझ में आ जाएगा। तो कल ये इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा टॉपिक कल इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारा इंटीग्रेशन भी एंड हो जाएगा। और इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे वेक्टर्स को शुरू करेंगे। 2 टॉपिक्स हैं जो थोड़ा टाइम लगा, मतलब कंज्यूमिंग है, जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वो 2 चैप्टर को वेक्टर्स है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो ये वेक्टर्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे और वेक्टर भी जल्दी एंड हो जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो बस इस तरह से हमारा मैथ का जो ना वो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और आगे जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल ही इजी वर्जन है। चलो विद दिस, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।